आज बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही ना रगों में देशभक्ति का जोश दौड़ जाता है। भगत सिंह। चलिए समझते हैं उनके जीवन को, उनके विचारों को। वो विचार जिन्होंने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, कोई बम फेंके, वो भी ऐसी जगह जहां किसी को चोट न लगे, और फिर भागने की जगह खुद को गिरफ्तार करवा दे। ऐसा क्यों? अजीब है ना? बस यही सवाल भगत सिंह की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसी दिन। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। जगह थी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ये बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। उनका मकसद तो कुछ और था, बहरी हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। और फिर जो हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला था। वो लोग भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और फिर उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तो साफ है ये कोई आम हमला नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक संदेश था, अपनी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाने का एक जरिया। पर सवाल तो यही है कि एक नौजवान क्रांतिकारी के दिमाग में इतना बड़ा, इतना अनोखा प्लान आया कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब ना उनके बचपन में छिपा है। भगत सिंह का जन्म किसी आम परिवार में नहीं हुआ था। वो तो क्रांतिकारियों का एक पूरा घराना था। उनके चाचा, उनके पिता, सबके सब पहले से ही आजादी की लड़ाई का हिस्सा थे। तो कह सकते हैं कि देशभक्ति तो उनके खून में थी, विरासत में मिली थी। और फिर 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। सोचिए, भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वो स्कूल से सीधे उस जगह पहुंच गए और वहां की खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरकर घर ले आए। वो मिट्टी उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक संकल्प था, एक शपथ थी। तो शुरू में भगत सिंह भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। लेकिन 1922 में जब चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे कई नौजवानों को बड़ी निराशा हुई। और बस यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब उन्हें लगने लगा कि गांधी जी का अहिंसा का रास्ता शायद काफी नहीं है। उनका झुकाव अब सशस्त्र क्रांति की तरफ होने लगा। वो ये समझ चुके थे कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है गरीबी से, शोषण से मुक्ति। और उन्हें लगता था कि ये मुक्ति सिर्फ एक समाजवादी क्रांति से ही आ सकती है। और अपने इन्हीं विचारों को असलियत में बदलने के लिए उन्होंने बनाई नौजवान भारत सभा। फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी संस्था के नाम में एक बहुत जरूरी शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट। और संस्था बन गई HSRA। ये सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये तो कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा का खुल्लम खुल्ला ऐलान था। अब बात करते हैं साल 1928 की। उस वक्त साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे थे। माहौल में एक अलग ही तनाव था। और लाहौर में ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें हमारे बड़े नेता लाला लाजपत राय जी बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बस इस एक घटना ने ना क्रांतिकारियों के दिलों में जैसे आग ही लगा दी। और फिर देश के इस अपमान का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर JP सैंडर्स की हत्या कर दी। जाहिर है इस बड़े कदम के बाद उन्हें छिपना पड़ा, लेकिन उनके दिलों में जो क्रांति की आग थी वो अब और भी ज्यादा भड़क चुकी थी। और यहीं से कहानी वापस जुड़ती है असेंबली में हुए उस बम धमाके से। देखिए, सैंडर्स की हत्या के बाद HSRA को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां से वो अपनी बात पूरे देश को बता सकें। और इसीलिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया कि गिरफ्तारी देंगे और फिर अदालत को ही अपना मंच बना लें। अब वो जेल में थे, लेकिन जेल की दीवारें भी उनके हौसलों को कैद नहीं कर सकी। यहाँ उनका संघर्ष एक नए ही रूप में शुरू हुआ। और इस संघर्ष को एक नंबर से जाना जाता है, 64। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके फौलादी इरादों की कहानी है। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था उसके खिलाफ पूरे 64 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इसी हड़ताल में उनके एक साथी जतिन दास शहीद भी हो गए, लेकिन ये लोग
टस से मस नहीं हुए। जेल की वो कोठरी, पता है, उनके लिए एक लाइब्रेरी बन गई थी। उन्होंने पढ़ना लिखना जारी रखा और यहीं पर उन्होंने अपना वो मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसमें उन्होंने सिर्फ भगवान के होने या ना होने पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि धर्म और जाति जैसी उन सारी बेड़ियों को तोड़ने की बात की जो एक आज़ाद और बराबर समाज बनाने के रास्ते में रोड़ा बनती हैं। तो अगर उनके पूरे सफर को देखें तो कुछ पड़ाव बहुत अहम है। 1919 के जलियांवाला बाग ने क्रांति का बीज बोया। 1928 में सैंडर्स की हत्या ने उनका संकल्प दिखाया और 1929 में असेंबली बम कांड ने उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचा दिया। और फिर ये सफर अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा। 7 अक्टूबर 1930 ब्रिटिश अदालत ने अपना फैसला सुनाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि भगत सिंह ने माफी की अर्जी डालने से साफ मना कर दिया। वो मानते थे कि उनका जिंदा रहना शायद उतना काम ना आए जितना उनकी शहादत देश को जगाने के काम आएगी। और फिर वो दिन आ ही गया, 23 मार्च 1931। कहते हैं जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब भी उनके हाथ में लेनिन की जीवनी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ वो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आखिर भगत सिंह कौन थे? क्या वो सिर्फ एक शहीद थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, या फिर वो एक बहुत गहरे विचारक भी थे जिनके समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और बराबरी के विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं? उनकी शहादत के 90 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर ये सवाल आज भी हमारे सामने है और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।